इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, उत्तराखंड में नई सरकार अब लगभग 1 साल के करीब पहुंच रही है, 9 महीने से ऊपर हो गए बने हुए। आप वहां नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर मैं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को सामने रख के बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष को शेडो चीफ मिनिस्टर भी माना जाता है। उस हैसियत से आप सरकार का मूल्यांकन कैसे करते हैं आज? सरकार अपने जन्म के दिन से ही विवादों से घिरी रही है और उत्तराखंड की जनता को इस सरकार ने बहुत हताश और निराश किया है। कोई भी ऐसा काम अभी तक नहीं हो पाया है कि जिसको उदाहरण के रूप में उत्तराखंड की जनता के सामने छाती ठोक के सरकार कह सके कि हमने ये काम कर दिया है। अगर हम शुरुआत से देखें तो सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई गई। हम महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले। आपने एंग्लो इंडियन को बिना मंत्रिपरिषद के सहयोग के ही चयनित कर लिया था। जब हम वहां मिले तो फिर उस पर रोक लगी और स्टार्टिंग में आपका इतना, सरकार का इतना विरोध रहा कि एक भी मंत्री साथ में नहीं आया, यानी कि मंत्री परिषद का गठन ही नहीं कर पाए। 10-12 दिन के बाद तो आपने शपथ ली और 20-22 दिन के बाद आपने मंत्री परिषद में 1-2 मंत्री फिर बढ़ाए। यह हालात हो गई थी और आज ये स्थिति है कि ये सरकार अभी तक न तो अपनी पार्टी का विश्वास जीत पाई है और न उत्तराखंड की जनता में ये विश्वास दिला पाई है कि हम आपके दुख दर्द में खड़े हैं, सहभागी हैं और उसको सॉल्व करने के लिए, आपके तमाम कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए हम तैयार हैं। ये विश्वास आज तक न जनता को है न उनकी पार्टी को है, क्योंकि पार्टी में उनका कोई विधायक काली पट्टी बांध ले रहा है, कोई विधायक कह रहा है कि हमारी सरकार वेंटिलेटर पर खड़ी है, आईसीयू में है, और कोई विधायक अल्मोड़े में बैठ जा रहा है, कोई एक्स मिनिस्टर उनका रुद्रपुर में बैठ जा रहा है। तो जगह जगह अफरा तफरी का माहौल है और एक विधायक ने तो खुलेआम सदन से परित्याग कर दिया, मैं सदन में नहीं आऊंगा। ये स्थितियां, तो ऐसे में न तो आप अपनों का विश्वास जीत पा रहे हैं न आप जनता का जीत पा रहे हैं। तो ऐसे में इस संकट की वजह क्या है? मुख्यमंत्री तो काफी पढ़े लिखे हैं, जज रहे हैं और जिस परिवार के वो उत्तराधिकारी हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजनीति के बहुत चतुर और सुलझे हुए पुरोधा कहे जाते थे। फिर कहां पर कमी, कहां पर है, लेकिन कहां पर है? देखिए, यहां पर बहुत बड़ा अपने अपने ग्रुप हैं कांग्रेस के अंदर। एक ये छत्रपों की पार्टी हो गई है आज। एक अगर अजय जी, आरोप भाजपा पर भी लगता है कि गुटों में बटी है भाजपा। नहीं, उस पर भी आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का अभी भी उस पर भी मैं सवाल पूछूंगा। मैंने अनुशासन है अभी भी कहीं न कहीं। अब आपके वहां देखिए, जब केंद्रीय जो मंत्री हैं, हरिद्वार के सांसद हैं हमारे बड़े भाई माननीय हरीश रावत जी, जब वो बार बार ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, विकास कार्य ठप हो गया है, तो अब आप बताइए, वो हर बार कहते हैं कि मैं भजन कीर्तन करने की परमिशन मांगता हूं सरकार से। चिट्ठी भी लिख दी थी कि मैं हरिद्वार पे भजन कीर्तन करना चाहता हूं। चिट्ठी लिखी, बाकायदा मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। तो मुझे बताइए, इतने सीनियर व्यक्ति जो कांग्रेस के कर्णधार कहे जाते हैं, जिनके ऊपर कहा जाता है कि अगर आज हरीश रावत नहीं है तो कांग्रेस नहीं है, ये लोगों में एक धारणा बनाई जाती है, उनको भजन कीर्तन करने की नौबत आ गई और उनको पत्र लिखना पड़ा और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ी। ये स्थिति क्या होगी जब ऐसा हो रहा है? इतनी खींचातानी आपस में चल रही है, तो इससे क्या समझा जाए? जो विधायक जगह जगह ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और खुलेआम लड़ते झगड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है? समाप्त तो हो गया। आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी कार्य क्षमता नहीं है सरकार की, आपकी कार्य कुशलता नहीं है, आप वो गड्ढों को पाट नहीं पा रहे हैं जो गड्ढे गाड़ी को चलने से रोक रहे हो, आगे को फंस जा रही हो गाड़ी, यूं जंप कर रही हो, बबलिंग कर रही हो।
तो जब आप अपने वहां नहीं पाट पा रहे हैं तो फिर आप जनता के क्या काम कर रहे हैं? अजय, आपने गाड़ी और सड़क का उदाहरण दिया। हरीश रावत ने मुझसे कहा था कि जो गाड़ी है उसके ड्राइवर पर ये निर्भर करता है कि गाड़ी कैसी चले, और ड्राइवर की ये जिम्मेदारी है कि उसमें बैठे हुए लोगों को झटके नहीं लगे। मैंने यही बात मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से कही, उनसे भी यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी का जिम्मेदार सिर्फ ड्राइवर नहीं है, गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जिसका विभाग है उसकी भी जिम्मेदारी बनती तो है। अब ये गाड़ी किसके भरोसे चल रही है, सवारियों के, ड्राइवर के, या खुद ब खुद? राम भरोसे। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि ये गाड़ी राम भरोसे चल रही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग अगर ठीक नहीं करता है, पीडब्ल्यूडी रोड को ठीक नहीं करती है, तो ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हैं सबकी, पृथक पृथक और संयुक्त जिम्मेदारियां हैं। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के नेताओं की और छोटे नेताओं की, वर्कर्स की और सरकार में बैठे, ट्रेजरी बेंच में बैठे सारे लोगों की, ये इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि जनता किसी एक व्यक्ति की ओर नहीं देख रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार की तरफ देख रही है। इसलिए पूरी तरह से पार्टी भी फेल हो गई और सरकार भी फेल हो गई, क्योंकि पहिया लगाना, उसको ठीक से देखना, तेल पानी नापना और उसका गाड़ी की ग्रीसिंग करना। लेकिन अजय जी, मैं रोको, ड्राइवर तो कहता है कि हमको गाड़ी चलाने नहीं दे रहे आप लोग, तो मैं कैसे अच्छी गाड़ी चलाऊं? तब नहीं, ये तो ड्राइवर की अकुशलता कही जाएगी। अगर कोई ड्राइवर ये बोलता है कि नहीं चलाने दे रहे हैं, तो फिर अगर नहीं चलाने दे रहे हैं तो ड्राइवर के आगे कोई अवरोध खड़ा कर रहा होगा। अवरोध खड़ा होता है तो उसको पुलिस में एफआईआर करनी चाहिए ना। तो जो बड़ा अधिकारी है उनका कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो कमांड करेगा पार्टी के अंदर कि भाई फला फला लोग आगे से अवरोध पैदा कर रहे हैं, हटाइए इसको, अवरोध ठीक करिए ताकि मैं गाड़ी ठीक से चला पाऊं। गड्ढे हैं तो इनको पाटिए, मिट्टी डालिए या डामरीकरण करिए, कुछ तो करिए, कोई तो होगा कहीं। इसका मतलब सारा सिस्टम खत्म हो गया ऊपर से नीचे तक, पार्टी में कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सब राम भरोसे चल रहा है जितने दिन चल गई। अजय जी, विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी, इधर मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 महीने से वो काफी मुखर हैं। सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष अपने आसनों पर जब तक रहते हैं, मतलब जब तक पद पर रहते हैं, तब तक राजनीतिक टिप्पणियों से बचते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कुंजवाल जी सरकार की फंक्शनिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके पीछे का संदेश क्या है? देखिए, उनकी भी चिंता उत्तराखंड की चिंता है, क्योंकि हमने भी सवाल उठाया कि विकास कार्य ठप हैं। मैंने कहा कि जिला प्लान का पैसा अभी तक, मैं आज भी आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि 17-18% से ज्यादा अभी भी जमीन पर नहीं लगा है। जो आपका पूरा परिव्यय विभिन्न जिलों के जिला प्लान का आपने दिया है, मैं विभिन्न जिलों के डाटा आपको पेश करूंगा, तो आप पाएंगे कि उत्तरकाशी में 10%, अल्मोड़ा में 17%, टिहरी में 12% और देहरादून जैसे जिले में 17%। इस तरह से जिला प्लान का पैसा अभी तक खर्च हुआ। इसका मतलब क्या है कि 83% अभी तक पैसा डंप पड़ा हुआ है या आपने रिलीज नहीं किया है। और सरकार कहती है हमने 50% खर्च कर दिया जिलों में, वो बाह्य सहायतित योजनाओं का, केंद्रीय योजनाओं का, सारी चीजों का, उसका एक औसत निकाल के कहती 60 कर दिया आपने। जबकि इकाई विकास की क्या है, जिला प्लान, स्टेट प्लान कैसे दे रहे हैं आप? तो आपका तो सब तरह से आप फेल हो गए हैं हर जगह से। आप जो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो सब बेईमानी है, ये गलत आंकड़े, झूठा है। कांग्रेस के लोगों से मेरी बात होती है तो उनका कहना होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है स्टेट की, वो काम नहीं कर रही ठीक से, इसलिए जमीन पर जितनी तेजी से पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है काम, वो नहीं हो पा रहा। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को कसने का किसका दायित्व होता है? मुझे बताइए, कौन कसेगा ब्यूरोक्रेसी को? खंडूरी जी भी तो थे। एक सूचना का, आपका सेवा का अधिकार लिया है। कोई पटवारी, कोई कानूनगो एसडीएम की हिम्मत नहीं थी कि जितना लिखा था, एक टाइम पीरियड बाउंड कर दिया था कि 1 हफ्ते में आपको मूल निवासी सर्टिफिकेट देना है, 1 हफ्ते में आपको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना है, 24 घंटे में आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, 15 दिन में आपको गाड़ी का लाइसेंस बना के देना है। फोन जाते थे तहसील से तहसीलदार साहब के,
अरे यार सभापति जी, आपके गांव के फलाने फलाने का सर्टिफिकेट बन गया, ले जाओ कह दो यार, कल को कोई और बवाल ना हो जाए, ले जाओ कह दो। आदमी पैसा लेना भूल गया था। जो घूसखोरी होती थी, जिसको हम आज भ्रष्टाचार कहते हैं, अब तो ये एक प्रचलित शब्द हो गया भ्रष्टाचार, कहने में बड़ा अजीब सा लगता है। कोई व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं होती थी, और आज जैसे थे उस स्थिति पर आगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कई लोगों की नौकरियां इसलिए नहीं लग रही हैं कि उनको मूल निवासी प्रमाण पत्र जो उसका निश्चित समय था उसके बाद मिलता है, उसका सिलेक्शन होने के बाद भी दौड़ने में निकल गया, रिटर्न में निकल गया, सारे टेस्ट आपने पास कर लिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं था उत्तराखंड के स्थायी निवासी का, बनाया नहीं, ड्यू डेट पर नहीं बन पाया, नौकरी नहीं मिली बेचारे। ये स्थिति हो गई थी। आखिर हनक वाली सरकार होनी चाहिए, हनक से सरकारें चलती हैं, और कर्मचारी अधिकारी की क्या मजाल है अगर कोई जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति वाले लोग ऊपर बैठे हैं, अगर वो ठीक तरीके से चला रहे हैं। क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी कोई भी होता है वो तो अपने सवार को पहचानता कहते हैं, घोड़ा की किस तरह की उसके बैठने की गर्माहट है और किस तरह से वो चाबुक मार रहा है, कैसे वो एड़ी चला रहा है। अगर घोड़े ने अपने सवार को पहचान लिया कि बहुत कमजोर है, वो तो उछाल के फेंक देता है। बट साहब एक तर्क और भी आता है, तो ये आता है कि भाई आचार संहिता एक बड़ी बाधा है। पहले मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव लड़े तो आचार संहिता रही, फिर उनके बेटे चुनाव लड़े तो आचार संहिता रही। तो एक तर्क ये भी आता है कि शायद विकास दो कारणों से नहीं हो पा रहा, एक मौसम और एक चुनाव आचार संहिता। तो ये मौसम तो जब से प्रकृति बनी है तब से ऐसे ही चलता है, और चुनाव भी 52 से लगातार हो ही रहे हैं। देखिए, पिछली बार जितने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए, एक के बाद एक क्रम से, उतने चुनाव कभी नहीं हुए हमारे वहां। तो ये चुनाव और मौसम ये लगातार चलते रहेंगे। ये तो एक क्रम है प्रकृति का, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो एक बहाना मात्र है, ये बहाना मात्र है। आप पहले चुनाव पर सारी सरकार लगा दी आपने सितारगंज में, उसके बाद सारी सरकार लग गई आपकी टिहरी उपचुनाव में। आपको यह भी होश नहीं रहा कि जिला प्लान का पैसा जाना है, उसकी समीक्षा नहीं करी। मैंने अक्टूबर महीने में ही बोला जगह जगह कि 10% भी जिला प्लान का पैसा नहीं गया, स्टेट प्लान का अभी 20% भी नहीं गया। तब हल्ला गुल्ला होना चालू हुआ, मैंने आंकड़े देने प्रारंभ किए। जब देना प्रारंभ किया उसके बाद समीक्षा बैठकें हुई। अल्मोड़ा में पहली समीक्षा बैठक हुई जो आधे घंटे में खत्म हो गई, और कई अधिकारियों ने कहा, 4-5 जिलों के जिलाधिकारी, अमला जमला, सारे होटल 3 दिन से बुक थे। सारे अधिकारियों ने कहा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया, ये तो SMS पर भी दे सकते थे कि भ्रष्टाचार कम करो, काम अच्छा करो। इतनी सी बात, उसका लब्बो लुभाव ये था। तो हमने उसको इश्यू बनाया। हमने कहा भाई आप एक एक विधानसभा का लीजिए, एक एक डिपार्टमेंट का लीजिएगा, अच्छी तरह से इसकी समीक्षा करिएगा। ये तो मजाक हो गई, और इतना पैसे का खेल। आप कह रहे हैं कि पहले सितारगंज और फिर टिहरी में पूरी सरकार लगा दी चुनाव में। जी। टिहरी में अगर पूरी सरकार लग गई थी तो टिहरी का फिर परिणाम ये क्यों आया? देखिए, जनता ने समझ लिया कि ये जो दावे करते हैं ये खोखले हैं, झूठ हैं, फरेब हैं। और उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बयान आया कि हम 3 एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर देने वाले हैं। आचार संहिता के बीच में आ गया। और ये भी आया जो हमने वेट का जो टैक्स हमने बढ़ा रहा था पूरा देश, वो हमने घटा दिया है। पेट्रोल और डीजल भी हमारे वहां महंगा है, ये संदेश भी दिया। लेकिन जनता ने यकीन नहीं किया, क्योंकि सितारगंज के आपके वायदों की पोल खुल चुकी थी। जनता समझ गई थी। सितारगंज के लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि वहां की जो नदी को साफ करने के लिए जो पानी भरता था, चुनाव के दिन तक वहां पर पोकलैंड की मशीनें खड़ी रही सफाई करने के लिए। चुनाव 5 बजे खत्म हुआ तो वो 5:30 बजे मशीनें जा चुकी थी। तो लोगों को पोल खुल गई थी कि ये चुनावी वायदे कांग्रेस करती है, उसके बाद जैसे थे वाली स्थिति पर आ जाती है। तो जनता नहीं मानी। नहीं तो गैस सिलेंडर बढ़ाने की बात आपने कही थी, आज तक नहीं बनाए 3 गैस सिलेंडर। उसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन आपने आज तक नहीं किया। तो अगर जनता को बहुत दिन ठगेंगे और बहुत आप उसको उपापोह की स्थिति में रखेंगे, विश्वास नहीं जीतेंगे उसका, तो जनता है, वो सब जानती है। अजय जी, यहाँ पर आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटी से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अजय भट्ट से पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी की सेहत का हालचाल।
सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन